जहां एक तरफ इजरायली पीएम नेतन्याहू आज जिंदा न होते बेहद सटीक हिजबुल्लाह का निशाना पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ ने चाइना और पाकिस्तान दोनों को टेंशन में क्यों डाल दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बीते सप्ताह शनिवार 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सीजेरिया स्थित आवास को निशाना बनाया था। इजराइल ने बाद में पुष्टि की कि ड्रोन नेतन्याहू के घर की इमारत से टकराया। नेतन्याहू के आवास पर हमले की जो तस्वीरें अब सामने आई है, उससे पता चलता है कि हिजबुल्लाह का हमला कितना सटीक था। इजरायली अधिकारियों के सेंसर हटाने के बाद सामने आई तस्वीर में ड्रोन के हमले से घर को नुकसान का पता चलता है। तस्वीरों से पता चलता है कि लेबनान से भेजा गया हिजबुल्लाह का ड्रोन इजरायली प्रधानमंत्री के बेडरूम की खिड़की से टकराया। तस्वीरों में बेडरूम की खिड़की में बड़ी दरार और दीवार पर झुलसने के निशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मजबूत कांच और अन्य सुरक्षा कारणों से ये घर के अंदर नहीं घुस पाया। कांच के टुकड़े स्विमिंग पूल में गिरे, जबकि इमारत के अन्य टुकड़े अहाते में पाए गए। इजरायली अधिकारियों ने पहले ही बताया था कि हमले के समय नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन अगर नेतन्याहू या परिवार का कोई भी सदस्य वहां होता तो ये बड़ी घटना में बदल सकता। खास बात यह है कि हमला एकदम सुबह के समय किया गया था। इस समय अक्सर लोग घर के बाहर गार्डन या अहाते में निकलते हैं। नेतन्याहू ने हमले के तुरंत बाद शनिवार को कहा था कि ईरान के जिन एजेंटों ने आज मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की, उन्होंने बड़ी गलती की है। शनिवार को लेबनान से 3 ड्रोन इजराइल की सीमा में घुसे थे। इनमें से 2 को इजरायली सेना ने मार गिराया था, लेकिन तीसरी सीजेरिया स्थित नेतन्याहू के निजी आवास पर हमला करने में सफल रहा। सोशल मीडिया पर पोस्ट एक वीडियो में एक इजरायली हेलीकॉप्टर ड्रोन का पीछा करते हुए दिखाया गया। ड्रोन हमले के 4 दिन बाद लेबनानी चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हिजबुल्लाह के मीडिया कार्यालय के प्रमुख मोहम्मद अफीफ ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि इस्लामिक प्रतिरोध सीजेरिया ऑपरेशन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की जिम्मेदारी लेता है। अफीफ ने आगे फिर इसी तरह के हमले का संकेत देते हुए कहा कि अगर पिछले हमले में नेतन्याहू बच गए तो आने वाले दिन और रात मैदान हमारे सामने है, यानी कि हम फिर से हमला करेंगे। वैसे आपको बता दूं, हिजबुल्लाह का शीर्ष नेता हासेम साफिद्दीन इस महीने के शुरुआत में बेरूत में हुए इजरायली हवाई हमले में मारा गया। इजरायली सेना ने मंगलवार को हासेम साफिद्दीन के मारे जाने की पुष्टि की। साफिद्दीन हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई था। सितंबर के आखिर में नसरल्लाह की हत्या के बाद साफिद्दीन को उसका उत्तराधिकारी माना जा रहा था। आईडीएफ के अनुसार 4 अक्टूबर को हमले के दौरान साफिद्दीन भी मारा गया। उसके साथ समूह खुफिया विभाग के प्रमुख हुसैन अली हाजिमा की भी हत्या कर दी गई। इजरायली सेना ने हवाई हमले में बेरूत के दाहिया स्थित हिजबुल्लाह के भूमिगत खुफिया मुख्यालय को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने कहा था कि यह लेबनानी राजधानी के दक्षिणी उपनगर में नागरिक आबादी के बीच स्थित था। आईडीएफ ने बताया कि हमले के समय मुख्यालय में हिजबुल्लाह के खुफिया विभाग के 25 से अधिक सदस्य मौजूद थे। इसमें शीर्ष कमांडर भी शामिल थे। हमले के बाद से ही साफिद्दीन से संपर्क नहीं हो पाया था। मंगलवार को आईडीएफ ने कहा कि साफिद्दीन की मौत हो गई है। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी तक इसकी मौत की घोषणा नहीं की है। इजरायली सेना प्रमुख ने कहा कि हमने नसरल्लाह और उसके उत्तराधिकारी हिजबुल्लाह के अधिकांश नेतृत्व को खत्म किया है। हम जानते हैं कि इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए। साफिद्दीन हिजबुल्लाह के पूर्व नेता हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई था। अमेरिका ने उसे साल 2017 में आतंकवादी घोषित किया था। नसरल्लाह की ही तरह साफिद्दीन भी शिया मौलवी था, जो उसी की तरह काली पगड़ी पहनता था। सफेद दाढ़ी और चश्मा लगाने वाले साफिद्दीन की शक्ल नसरल्लाह से काफी मिलती थी, लेकिन वो नसरल्लाह से कई साल छोटा था। हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र के अनुसार एएफपी में बताया गया कि ईरान के साथ अच्छे संबंध रखने वाले साफिद्दीन समूह के नेतृत्व के लिए पहली पसंद थे। हिजबुल्लाह के फैसलों में साफिद्दीन का महत्वपूर्ण असर था। साफिद्दीन हिजबुल्लाह के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की देखरेख करने वाली कार्यकारी परिषद का प्रमुख था। इसके साथ ही वह सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार जिहाद परिषद भी नियुक्त करता था। नसरल्लाह जब लेबनान से बाहर होता था तो वो उसकी जगह संभालता था। पिछले कुछ सालों में वह हिजबुल्लाह के मुख्य फैसलों में शामिल रहा। उसने इजराइल के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी निर्देश दिए थे।
है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर 7% पर बरकरार रखी है। यह जुलाई के अनुमान के समान है। IMF का कहना है कि महामारी के दौरान आई मांग में कमी दूर हो रही है, अर्थव्यवस्था वापस अपनी क्षमता के साथ जुड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024-25 में IMF ने भारत में महंगाई दर 4.4% रहने का अनुमान जाहिर किया है। अगले साल ये गिरकर 4.1% हो जाएगी। साथ ही भारत का प्रति व्यक्ति उत्पादन वित्त वर्ष में 6% बढ़ने का उम्मीद है। ये ब्राजील 2.6%, रूस 3.8%, चीन 4.9% और अमेरिका 2.3% से ज्यादा है। IMF का ताजा आकलन अप्रैल के अनुमान से 0.2% अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह अनुमान 6.5 है। यानी कि यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी होकर 3.2% रहेगी, जो एक साल पहले 3.3% थी। 22 अक्टूबर को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 2023 में 8.2% से कम होकर 2024 में 7%, 2025 में 6.5% रहने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि महामारी के दौरान जमा हुई मांग समाप्त हो गई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता के साथ फिर से जुड़ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस महीने के शुरुआत में मजबूत घरेलू मांग के कारण 7.2% की विकास दर का अनुमान जाहिर किया था। विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत में 7% की ग्रोथ का अनुमान लगाया है। IMF की रिपोर्ट में चीन के विकास के अनुमान में मामूली गिरावट के साथ 4.8% रहने का अनुमान जताया गया है। रियल एस्टेट क्षेत्र में चुनौतियां और कम उपभोक्ता विश्वास के बावजूद ये उम्मीद से बेहतर शुद्ध निर्यात के कारण है। दूसरी ओर ब्राजील और रूस के आर्थिक उत्पादन को 2024 के लिए 3% और 3.6% तक संशोधित किया गया है। यह अमेरिका के लिए भी बढ़कर 2.8% हो गया है। IMF के एक ब्लॉग के अनुसार उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विकास का आउटलुक बहुत स्थिर है। उभरते एशिया में चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। IMF के आउटलुक के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं विशेष रूप से चीन और भारत में ट्रांसफर हो रहा है। कारण यह है कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं अब अपना कंपटीशन खो रही हैं और ये भारत के लिए बहुत बढ़िया बात हो रही है। भारत यहाँ तेजी से अपने आप को मजबूत बनाता जा रहा है। जिसका मैन्युफैक्चरिंग होगा उसी की ही जीत होगी, ये बात भी पक्की है। और चाइना के मैन्युफैक्चरिंग में अभी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि जल्दी ही चाइना वापस से आ जाएगा, नहीं, चाइना जल्दी से वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि चाइना जो सोच रहा है कि डिफ्लेशन से निकलना आसान होगा, डिफ्लेशन से आज तक निकलना आसान नहीं हुआ है। 10 को लग गए हैं। जापान भी डिफ्लेशन का शिकार हुआ था और जापान को डिफ्लेशन से निकलने में करीब 30 साल लग गए थे। चाइना की तो अभी शुरुआत ही हुई है, इसलिए माना जा रहा है कि चाइना को अभी लंबा झेलना पड़ेगा और बहुत मुश्किलें चाइना के आगे आने वाली हैं। वैसे भारत के लिए अच्छी बात यह है कि जितनी बड़ी भारत की जनसंख्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो भारत को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।